नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसमें हम गवर्नमेंट फिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो वीडियोस आपको नहीं मिल रही क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम पास में आ रहा है 13 अक्टूबर को, और कई सारी प्रीलिम्स टारगेट बैचेस हैं जिसकी वजह से भी वक्त बहुत मिल नहीं पा रहा है। तो ये सारी बैचेस अभी 25 तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। ओके, और 25 से पहले अभी करीब एक सप्ताह टाइम है, तो हो सकता है आपको या तो डेली वीडियो मिले या फिर एक दिन अल्टरनेट करके भी मिल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम का इशू है। अदरवाइज 25 के बाद पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पर डे वीडियोस मिल जाए। ओके, तो 12 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 13 चैप्टर होगा जिसमें हम गवर्नमेंट फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट फाइनेंस इन द सेंस की जो कि फिजिकल पॉलिसी होती है सरकार की, और उसके अकॉर्डिंग उसके क्या खर्चे हैं या फिर क्या उसके इनकम वगैरह है, उनको हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। फिजिकल पॉलिसी का सीधा सा मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है, ओके, रिसोर्सेस यानी कि जो इसकी इनकम है या और वो क्या स्पेंड करता है, क्या एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को किस तरीके से मैनेज करती है, उसका किस तरीके से यूज किया जाता है, इसको ये फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग काम करती है, गवर्नमेंट अपना काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आखिर बात होता है कि ये जो फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी का गोल या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इसके क्यों फिजिकल पॉलिसी जरूरी है। पहली ये चीज एकदम मोटा मोटी ये समझिए कि जितना इनकम आया उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंडिचर करना हो। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, लोगों का वेलफेयर। तो लोगों का वेलफेयर कैसे होगा, इसके लिए बहुत सारी तरीके हैं। ठीक, उन अलग अलग तरीके का यूज यहाँ पर सरकार करती है फिजिकल पॉलिसी के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है इस फिजिकल पॉलिसी का। तो पहली चीज, to ensure the expenditure in an economy is in terms of national priorities to boost growth of welfare of people. टारगेट क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल। ओके, एंड नेशनल प्रायोरिटीज के थ्रू। यानी नेशनल प्रायोरिटीज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिसको उनको करना है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उनको पहले किया जाना चाहिए और उनमें ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एजुकेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, हेल्थ हुआ, ओके, बीपीएल फैमिली का जो इशू हुआ। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज में रहते हैं नेशनल लेवल पर। इस वजह से यहाँ पर खर्चे भी ज्यादा किए जाते हैं। डिफेंस हो गया, उस पर ज्यादा खर्चे किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार प्रायोरिटी तय करती है कि किस काम को पहले और उस पर ज्यादा आपको एक्सपेंडिचर करना है। एक्सपेंडिचर being incurred should not lead to price rise situation। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार मार्केट में पैसा लेके आती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। एक ऐसा सिचुएशन होता है इकोनॉमी का। लेकिन यहाँ पर सरकार की पॉलिसी रहनी चाहिए कि सरकार जो खर्चे कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, उससे क्या हो कि इन्फ्लेशन आए या फिर प्राइस राइज वाले सिचुएशन देखने को ना मिले। देयर शुड बी इफिशियंसी in the way of resources that are raised and spent। इफिशियंसी की बात की रही है किसके लिए, वे ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को किस तरीके से लाया जा रहा है, यानी कि इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये जो इनकम हुआ और इसके साथ साथ जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, इसका किस तरीके से यूज करना है, इसमें इफिशियंसी होनी चाहिए। यानी कि कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको यहाँ पर मिलना चाहिए, ताकि इकोनॉमी में क्या हो कि जो वेस्ट वगैरह होते हैं उनको अवॉइड किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वेस्ट को कम किया जा सके। ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में ये मत लिखिएगा कि इलिमिनेट द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डिसीजन लेने में भी गलतियां होती हैं, तो वो ह्यूमन एरर होता है। तो इसलिए कभी भी इस तरीके का वर्ड यूज नहीं करेंगे, इलिमिनेट नहीं करेंगे। टू अवॉइड और टू रिड्यूस, इस तरीके का वर्ड का यूज करेंगे। Resources being raised by the government through taxes should not create burden on common man। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैक्सेस होते हैं वो तो आम लोगों से वसूल किए जाए, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, किसी तरीके में टैक्स हो। तो ये इस तरीके का होना चाहिए कि वो लोगों पर बर्डन क्रिएट ना करे। यानी कि आप टैक्सेस रेट्स कोई तरीके हाई ना बना दें कि लोग बाद में उस टैक्सेस को अवॉइड करने लगे और लूप होल्स का सहारा लेने लगे कि हमें अब किस तरीके से टैक्सेस नहीं देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इकोनॉमी में 50 to 60%, 70% अगर टैक्स देना पड़े और कोई आदमी सोचे कि मैं 100 रुपये ही कमाऊँ और 70% मुझे टैक्स देना पड़े और मात्र बच रहे मेरे पास 30 रुपये ही, तो फिर उसके पास जो मोटिवेशन होगा ना काम करने का या इनकम करने का, वो कम हो जाएगा।
या फिर वो अलग अलग तरीकों का यूज करेगा कि किस तरीके से टैक्सेस को अवॉइड किया जा सके। ओके, तो इसलिए बर्डन नहीं होना चाहिए। Taxation should be just and helpful in reducing some income inequalities. तो इनकम इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए भी टैक्सेशन को लगाया जाता है, और उसका एक मोटिव ये भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम टैक्स का जो ब्रैकेट होता है या परसेंटेज होता है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट टैक्सेस को अपने यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेस इसलिए इसको कहा जाता है। इससे क्या होती है कि ज्यादा बर्डन आपको देखने को मिलेगा, जो रिच पीपल है उनको ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, जो पुअर पीपल है या फिर जो जितने टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसको उस हिसाब से देना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर में नहीं आता। इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको देना है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो या पुअर, कोई मतलब नहीं है, वो सबको देना पड़ता है और बराबर। द पॉलिसी शुड एम फॉर ओवर इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है घूम फिर के कि जो हमारा मेन मोटो होना चाहिए वो इकोनॉमी या फिर जो लोग हैं उनके वेलफेयर के तौर पर ही यहाँ पर ये काम होने चाहिए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है कि फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव या गोल क्या होने चाहिए, सरकार की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या ध्यान में रख के बनाना चाहिए अपने पॉलिसी को। अब बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार खर्चे करती है उसके बारे में देखते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, यानी कि जो खर्चा होता है, ये दो तरीके का, एक होता है आपको प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक होता है आपको नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो नाम से ही आपको लग रहा है कि एक प्लान होता है यानी कि प्लान किया गया है कि हमें इतना खर्चा करना है वहां। ओके, नॉन प्लान ये होता है कि इसमें प्लानिंग नहीं की गई कि हमें कितना खर्चा करना है, जैसे जैसे हमारे पास वो आता जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग खर्चे करते जाएंगे। ठीक है, तो प्लान में क्या होता था, जनरली जो आपके 5 ईयर्स प्लान हुआ करते थे, ठीक है, 5 ईयर जो प्लान हुआ करते थे, इसमें टारगेट सेट किया जाता था, उसके लिए अलोकेशन भी सेट किया जाता था कि कितना पैसा किस स्कीम के लिए हमें देना है। तो ये आपकी प्लान जो एक्सपेंडिचर है ये उनमें आती है। ठीक है, नॉन प्लान में यहाँ पर कुछ सेट नहीं है कि हमें कितना देना है। ओके, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, तो ये जब समय आएगा तब उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो जनरली प्लान में आपको 5 ईयर्स प्लान आते थे, और इसमें भी आपको प्लान में भी दो तरीके के देखने को मिलेगा, एक होगा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एक होगा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो चीजें हैं, एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये रिकरिंग तरीके का होता है, रिकरिंग तरीके का है। रिकरिंग तरीके का मतलब कि आपको देना है, वो हर महीने आप देते हैं, हर साल वो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को सैलरी वगैरह देनी है, पेंशन वगैरह देना है, कहीं सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, तो ये आपको हमेशा देना रहता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कैपिटल में जो खर्चे होते हैं ये जनरली क्या करते हैं कि एसेट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको रोड बनवाना हो, ब्रिज बनवाना हो, रेलवे का निर्माण करवाना हो, एयरपोर्ट वगैरह बनवाना हो, पोर्ट्स वगैरह बनवाना हो, तो ये क्या है, हॉस्पिटल आपको बनवाना हो, तो ये क्या है, एसेट क्रिएट करता है। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट नहीं करता, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट करता है। तो ये प्लान उसी तरीके से नॉन प्लान में भी दोनों आते हैं, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा और इसमें भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। डेफिनेशन सेम है, रेवेन्यू का मतलब रिकरिंग टाइप का होता है और आपको कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये आपको एसेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी रेवेन्यू लाइक कि जैसे सब्सिडीज वगैरह होती है या फिर जो डिफेंस के लिए खर्चे वगैरह दिए जाते हैं, गवर्नमेंट को ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को लोन वगैरह दे दिया। ठीक है, पेंशन वगैरह हो गया, ये सारे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। अगेन कैपिटल में वही होता है जो एसेट क्रिएट करने के लिए होता है, लेकिन ये नॉन प्लान होता है, कोई फिक्स नहीं रहता है कि हम इतना देना ही पहले से पता नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको होती है। ये जो एक्सपेंडिचर होता है इसमें सबसे ज्यादा सरकार का एक्सपेंडिचर आपको नॉन प्लान वाले में होता है। करीब सरकार पूरे एक्सपेंडिचर का 70% नॉन प्लान वाले सेक्शन में लगाती है। प्लान एक्सपेंडिचर में मात्र 30% ही ये टोटल एक्सपेंडिचर का इसमें आता है। ठीक है, और उसमें भी नॉन प्लान में जो 70% है इसमें भी मैक्सिमम आपको जो आता है वो आता है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसमें। और इसमें कितना आता है, करीब 63% आप खर्च करते हैं पूरे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, किसमें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं, प्लान में और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो अब ये जो बातें हैं
ये सारी चीजें 2016-17 तक चली थी, यानी कि 2016-17 तक ये प्लांट और नॉन प्लांट का ये पूरा सिस्टम था। 16-17 में इस सिस्टम को खत्म कर दिया सरकार ने, यानी कि अब जो हमारे यहाँ बजट या आते हैं और जिसमें खर्चे बताए जाते हैं, अब उसमें प्लांट और नॉन प्लांट की कैटेगरी कोई नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपको केवल 2016-17 तक ही ये चल रहा था। लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको याद रहना चाहिए, भले आजकल नहीं चल रहा है क्योंकि यूपीएससी कभी कभी बहुत बैक जाके भी पूछती है, तो पूछ सकती है कभी प्लान और नॉन प्लान के बारे में, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपके पास रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे की बात। अब बात करते हैं हम रिसीट्स की, यानी कि अब हम बात करते हैं किसकी, इनकम की। ठीक है, अब इनकम हो रहा है, तो इनकम भी दो तरीके के होते हैं। जिस तरीके से एक्सपेंडिचर में भी हमने देखा था कि रेवेन्यू एंड कैपिटल का क्लासिफिकेशन होता था, उसी तरीके से इनकम में भी दो तरीके क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर प्लान एंड नॉन प्लान नहीं होता, वो सिर्फ एक्सपेंडिचर में ही था। यहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट दो हुआ करेंगे। ठीक है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। डेफिनेशन सेम है। रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू का मतलब वैसी इनकम या रेवेन्यू रिसीट वैसी इनकम होती है जो क्या करती है कि आप पर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट का मतलब ये हुआ कि ये आप पर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी। लाइबिलिटी का मतलब उधार या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि ये चुकाना नहीं है आपको। जैसे कि टैक्सेस वगैरह होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ओके, आपको डिविडेंड मिलता है, कंपनी जो पीएसयूज वगैरह होती हैं या आरबीआई सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार को वहां से डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड वापस नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, रेवेन्यू रिसिट्स में आती है। उसी तरीके से होता है कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट क्या होता है, अगेन ये वो क्या होते हैं, ये आपको लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं। ये आपको लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं, यानी कि जो आपने लिया ये आपको वापस करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोन वगैरह लेके आते हैं, सरकार लोन लेके आती है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट से ले, वो चाहे वो बाहर किसी इंटरनेशनल मार्केट से, फॉरेन मार्केट से लेके, किसी दूसरी कंट्री से, या फिर किसी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जैसे डीबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से लेके, तो उसको वो वापस करना पड़ता है। तो ये जो होते हैं ना, लोन होते हैं एक तरीके से जो लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं, तो ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक है, अब इसमें भी बात करें तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये 90% होता है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू सबसे ज्यादा इनकम हमारे यहाँ आती है, और कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू मात्र 10% ही इनकम देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरीके से क्लासिफिकेशन आप करें। ठीक है, तो हमने बात की थी रेवेन्यू, अभी हम देख रहे थे क्या आपका, इनकम का, यानी कि रिसिप्ट। तो दो तरीके का हमने देख लिया, एक हो गया आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और एक हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो आपका इनकम होगा वो एक हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स और एक हो जाएगा आपको इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे आपको इनकम टैक्स हो गया, या फिर जो आप कॉरपोरेशन टैक्स देते हैं, ठीक है, ये कंपनीज देती हैं, ये आपको डायरेक्ट टैक्सेस जैसे आते हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स होती है, वो भी डायरेक्ट टैक्स होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे कि एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, वैट वगैरह लगते थे, ये सारे आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ गए। अभी ध्यान रखिए कि अभी हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक ओवरव्यू आपको पहले की तरह देख रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो गई। अब ये जो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, इनमें एक दो दो तरीके का यूज और होता है। वो दो तरीके क्या होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ कलेक्शन और एक होता है पॉइंट ऑफ बर्डन। ध्यान रखिएगा, एक होता है आपको पॉइंट ऑफ कलेक्शन और एक होता है आपको पॉइंट ऑफ बर्डन। ठीक है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन का मतलब ये होता है कि सरकार किससे पैसा लेती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ बर्डन का मतलब होता है कि उस टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस इन दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, आप चुकाते हैं इनकम टैक्स, किसको देते हैं, सरकार को, उसका बर्डन किस पर पड़ता है, आप। तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन हुआ, पॉइंट ऑफ कलेक्शन एंड पॉइंट ऑफ बर्डन, ये दोनों जो होता है ये सेम पर्सन पर पड़ता है, एक ही इंसान पर पड़ता है। ठीक है, मेरा इनकम अगर ज्यादा है तो मुझे सरकार को टैक्स करना है, उसका बर्डन भी मेरे ही ऊपर है, सरकार मेरे से इकट्ठा करेगी, लेती है टैक्स। तो डायरेक्ट केसेस में ये पॉइंट ऑफ कलेक्शन एंड पॉइंट ऑफ बर्डन सेम होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में पॉइंट ऑफ कलेक्शन और पॉइंट ऑफ जो बर्डन होता है ये सेम नहीं होता है। मान लीजिए आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं कहीं से, ठीक है, आप जीएसटी देते हैं,
जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी आप देते हैं ना, यानी कि बर्डन किस पर है? बर्डन यहाँ पर कंज्यूमर पर पड़ रहा है, कंज्यूमर देता है। लेकिन क्या सरकार आपसे वो जीएसटी इकट्ठा करती है या कलेक्ट करती है? नहीं। सरकार किससे जीएसटी लेती है? वो सरकार उस शॉपकीपर से या होलसेलर से जीएसटी लेती है, वो आपसे नहीं लेती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन होगा ये वो शॉपकीपर हो गया, जहां से उस जीएसटी को सरकार लेती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होते हैं कि पॉइंट ऑफ कलेक्शन और पॉइंट ऑफ बर्डन जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ बर्डन कंज्यूमर होता है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन होता है यहाँ पर सरकार लोग से नहीं लेती, वो फाइनली ये शॉपकीपर आपसे लेगा जीएसटी, और फाइनली वो जाके सरकार को जीएसटी पोर्टल पर जाके वो सबमिट करेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये बातें हमने की आपको रेवेन्यू रिसीट के बारे में। चलिए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर ली हम, डायरेक्ट टैक्सेस की भी बात कर लिया। इसके बाद एक बात यहां पर और आती है कि एक होता है एड वैलोरम टैक्स कहते हैं। ठीक है, एड वैलोरम टैक्स। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखिए कि ज्यादातर सरकार को जो रेवेन्यू होता है, मैक्सिमम रेवेन्यू, वो डायरेक्ट टैक्सेस से आता है। करीब 55% जो सरकार के रेवेन्यू होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस से आते हैं, और करीब 45% ही आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस से यहाँ से सरकार को मिलती है। ठीक है, फर्दर अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को क्लासिफाई करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर फर्दर हम क्लासिफाई करें तो ये दो तरीके से जाएगा। एक हो गया आपको एड वैलोरम टैक्स होता है, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। दिख रहा है क्या? इतना दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एड वैलोरम का मतलब ये होता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये वैल्यूज पर लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो कमोडिटी आपने प्रोड्यूस की उसके वैल्यूज पर लगेगा, और ये जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, अपने जितना कमोडिटी प्रोड्यूस किया उस पर लगेगा। फॉर एग्जांपल, कि वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई कार बनाई, ठीक है, 1 लाख की कार है, तो उस 1 लाख पर लगेगा, उस वैल्यूज पर लगेगा, और ये नंबर जो हो गया उस नंबर पे लगेगा। ठीक है, तो एक कार बनाई, 2 कार बनाए, 4 5 जितना आपने कार बनाया वो उस नंबर पे लगेगा। आपने 5 कार बनाया तो भाई 5 कार पर ये टैक्स लगेगा। इसके साथ ऐसा नहीं होता है, वैल्यू के साथ नहीं होता। वैल्यू में क्या होता है कि आपकी वैल्यू पर लगता है, उस कार की वैल्यू पर लगता है, कार के नंबर पे नहीं लगता। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको। तो दो तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमारे यहाँ ज्यादातर जो टैक्सेस इनडायरेक्ट लगाए जाते हैं वो एड वैलोरम टैक्सेस होते हैं, यानी कि वो वैल्यूज पर लगाए जाते हैं। बहुत कम ऐसे टैक्सेस हैं जो कि नंबर पे लगाए जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मेंस के लिए कोई यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसमें जो रेवेन्यू पार्ट है, यानी कि टैक्सेस का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 3 चीजें आती हैं। कुछ टैक्सेस होते हैं जो सरकार लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको इकट्ठा करती है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और सिर्फ वही इकट्ठा करती है। ठीक है, तो इसको भी जानना चाहिए। जैसे कि कुछ टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किए जाते हैं, ठीक है, और लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ये जो टैक्सेस का जो लेविड एंड कलेक्शन जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये यहाँ पर इस कैटेगरी में आता है। इसके बाद कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेविड किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन उनका कलेक्शन जो होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, जो कि इंटर स्टेट गुड्स पर लगाए जाते हैं, इंटर स्टेट जो मूवमेंट होता है गुड्स का उस पर लगाए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको इकट्ठा करती है। कुछ ऐसे टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लगाती भी है और उसको इकट्ठा भी करती है, तो लेविड करने के काम एंड कलेक्शन करने के काम दोनों ही करती है। फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स हो गया, ऑक्ट्राय हो गया, म्यूनसिपल टैक्सेस हो गए, रोड टैक्स हो गए, इंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर टैक्स वगैरह हो गए, ये यहाँ पर किया जाता है। अब ये टैक्सेस वो लगाते हैं या नहीं लगाते हैं वो अलग मैटर है। जैसे एग्रीकल्चर टैक्स हमारे यहाँ नहीं लगता। ठीक है, तो वो अलग बात है कि लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर लगाएंगे तो कौन लगाएंगे, मैटर उसका है। ठीक है, तो ये आपके पॉलिटी में भी दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये आपको जानना जरूरी है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है, या पॉलिटी के भी सेंटर स्टेट रिलेशन के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है।
तो इस तरीके से टैक्सेस इकट्ठा होते हैं, सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसका फॉर्मूला कौन तय करता है? ये फॉर्मूला तय करता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बताता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट कितने टैक्सेस, कितना परसेंटेज जो होगा वो इस स्टेट गवर्नमेंट को देगी और किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों। समझ रहे हैं ना? हॉरिजॉन्टल का मतलब सारे स्टेट्स, ठीक है, और वर्टिकल का मतलब ये हो गया यानी कि सेंटर टू स्टेट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पर डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट दो और टैक्सेस लगाती है, एक होता है सरचार्ज और एक होता है सेस। दोनों में फर्क क्या होता है? बस एक चीज का फर्क है सरचार्ज और सेस में, क्योंकि सेस जिस चीज के लिए लगाया जाता है, जो पर्पस होता है सेस को लगाने का, तो उससे जो इकट्ठा होगा टैक्स, वो सिर्फ उसी चीज के लिए खर्चा किया जा सकता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। ठीक है, तो ये सरचार्ज और सेस जो होते हैं ये टैक्स पर लगाए जाते हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपए इनकम है, इस पर 10% का टैक्स लगा, तो 10% का 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपए। तो इस ये जो टैक्स हुआ, अब इस पे ये सरचार्ज और सेस लगेगा। ठीक है, तो ये आपको जानना है। टैक्स ऑन टैक्स जिसको हम कहते हैं, ये आपको होती है सरचार्ज एंड सेस। तो सरचार्ज से इकट्ठा हुआ जो पैसा होता है वो सरकार किसी भी चीज पर खर्च कर सकती है, वहां पे कोई उसका वो नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन सेस से जो इनकम आता है, सरकार कैन स्पेंड सोनली ऑन द स्पेसिफिक फंडिंग कॉल्स लाइक एजुकेशन सेस। तो जैसे कि सरकार एजुकेशन सेस लगाती है, तो एजुकेशन सेस से जो पैसा आया वो केवल एजुकेशन पे ही खर्च किया जाएगा, दूसरे पर नहीं खर्च किया जाएगा। तो ये आपको डिफरेंस होता है। ओके, तो ये सारी बातें हैं इसमें। बाकी जो नीचे का पॉइंट इसमें लिखा गया है वो रेवेन्यू एंड जो आपका कैपिटल रिसीट था उसके बारे में ही लिखा गया है कि रेवेन्यू रिसीट और क्या क्या होता है टैक्सेस के अलावा। तो डिविडेंड्स होते हैं जो मिलती है पब्लिक सेक्टर कंपनी से सरकार को, पेमेंट होता है ऑफ इंटरेस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसी तरीके से कैपिटल रिसीट में क्या क्या और आएगा, लोन आएगा, ग्रांट आएगा, असिस्टेंट बाय रिसीट बाय द गवर्नमेंट टीटीसी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और इसके साथ साथ रेवेन्यू में। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये क्या होता है? ये आरबीआई करता है, ये आरबीआई देता है सरकार को कुछ पैसा। अब सरकार को कुछ पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि सरकार को पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उसको जितना एक्सपेंडिचर करना है उसको इतना इतना इनकम मिला नहीं है, यानी कि सरकार को जो इनकम हुई है वो इनकम हो गई है कम और उसको एक्सपेंडिचर करना है ज्यादा। तो अब ये पैसा कहाँ से आएगा उसके? ठीक है, तो अब ये जो डेफिसिट हुआ, इस डेफिसिट को मोनेटाइज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई क्या करती है कि यहाँ पर सरकार को पैसा देती है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू। तो जो वो तरीका होता है पैसा देने का इस केस में, उसको हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये खैरात में पैसा नहीं है, सरकार इसको लौटाना है, सरकार ये पैसा लौटाएगी आरबीआई को। ठीक है, और ये दिया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 19 days। जैसे कि अप्रैल एंड सितंबर में 20,000 करोड़ का एलोकेशन होता है, वहीं अक्टूबर टू मार्च में आपको 6,000 करोड़ के आसपास आरबीआई ये करती है। ठीक है, तो ये वेज एंड मीन्स होते हैं। आपको इकोनॉमिक सर्वे 2020 और इकोनॉमिक सर्वे 2021, दो इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म का यूज किया गया है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। टर्म है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या है? एक तरीके से वेज एंड मीन्स एडवांटेज ही होते हैं। जैसे कि जो डेफिसिट होती है सरकार की, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का बीच का गैप जो होता है, उसे आरबीआई के द्वारा मोनेटाइज किया जाता है। मोनेटाइज करने का मतलब ये होता है कि आरबीआई कुछ पैसा छाप के वहां पर सरकार को फिर देती है। तो डेफिसिट को मोनेटाइज यहाँ पर आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसको मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कहते हैं। यानी कि आरबीआई जितना सरकार को नुकसान हुआ है, डेफिसिट है, उतना वो पैसा देती है उसको। ठीक है, तो ये टर्म यूज किया गया है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 2021 में ही पूछा जाए, 2022 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में इस वर्ड का यूज किया गया है। तो पढ़ रहे हैं हम लोग साथ में, तो ऐसी चीजें आती रहेंगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। ये आपके बुक में नहीं है संजू वर्मा के, मैंने आपको एडिशन बता दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक ही साथ करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसके अप्रॉक्स 2 या 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड गुड नाइट।